Hello students, our classes is back again with the discussion of CBSE board paper of class plus 2 of Haryana and Himachal region with series 65/6 and set 3. So starting with the very first question, the question is on the screen and मैं सबसे पहले आपको आंसर्स पहले बताता जाऊंगा एंड उसके बारे में छोटे छोटे से हिंट्स देता जाऊंगा कि आपको इसमें कैसे प्रोसीड करना था. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एंड आंसर इज ऑप्शन ए एंड क्वेश्चन में है tan इनवर्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, dy बाय dx आपको निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a एंड जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x where this quantity is a constant and you will get the option A as the answer. Now passing on to the question number 2, A matrix दिया हुआ है, कहता then A is skew symmetric matrix, scalar matrix, diagonal matrix, square matrix, order 3 cross 3 है, so its obvious answer is option D. Now question number 3, the graph is given. ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो जो भी ऑप्शंस में आपको गिवन है यू हैव टू आंसर अमंग दोज. तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का रोल जो है वो इंटरचेंज है. तो ग्राफ ये जो बना हुआ है दैट इज ऑफ वाई इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स एक्स. सो आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट, you have to write the angle corresponding to this secant inverse of minus root 2. ध्यान रहे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसकी 0 से पाई और क्योंकि वैल्यू है नेगेटिव तो एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. वो एंगल आप निकाल सकते हो बिकॉज ये स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा आपको. यहां से भी tan इनवर्स ऑफ 1/√3 यू विल गेट अ स्टैंडर्ड एंगल. जैसे ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे योर आंसर मैचेस विद ऑप्शन डी. So let both A into B dash or you can say A into B transpose and B transpose into A be defined for matrices A and B. A का ऑर्डर आपको दिया हुआ है n क्रॉस m, तो आपसे B का ऑर्डर पूछ लिया. Be careful, let B का ऑर्डर B से x क्रॉस y. तो A का ऑर्डर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज n क्रॉस m एंड B ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी y क्रॉस x. तो प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा जब इसके कॉलम्स एंड इसके रोज सेम होंगे. तो m मस्ट बी इक्वल्स टू y एंड सिमिलरली अगर हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं तो वहां से आ जाएगा n मस्ट बी इक्वल्स टू x एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन B. नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन A. The sum of two skew symmetric matrices of same order is always. ऑप्शंस आपके सामने हैं. लेट्स सी सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मान लेते हैं A एंड B दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मींस A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस A एंड B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस B. तो उनके सम के बारे में पूछा हुआ है तो A प्लस B कैसा मैट्रिक्स होगा. लेट्स सी इफ आई कंसीडर इट्स ट्रांसपोज देन दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. Using these properties, I can write it as minus A minus B taking minus common, which is equals to minus of A plus B. तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसी का नेगेटिव आया तो आंसर मैचेस विद ऑप्शन A. क्वेश्चन नंबर 7 कहता y दिया हुआ है आपको देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. y2 का मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. y1 मींस इस एक्सप्रेशन को एक ही बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे योर आंसर मैचेस विद ऑप्शन सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू. एंड क्योंकि फंक्शन एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी सेम एज द वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज k. लिमिट इवैल्यूएट करनी है. वी विल इवैल्यूएट द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0. डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं. log ऑफ 1 प्लस ax बाय x
and plus log of 1 minus bx by x. To evaluate this limit, I will multiply and divide by a, और इस एक्सप्रेशन को मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, एंड जैसे ही आप लिमिट सेपरेट करोगे एज x टेंड्स टू 0 ये लिमिट हो जाएगी 1, तो वी विल गेट आंसर एज a, एंड एज x टेंड्स टू 0 ये लिमिट हो जाएगी 1, वी विल गेट माइनस b. तो k की वैल्यू आ जाएगी a माइनस b, विच मैचेस विद ऑप्शन C. नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. f of x equal to x par x has a critical point. In order to find critical point, we need dy by dx equal to 0. We will replace this by y, and taking log on both sides, we will get log y equals to log of x par x, that is x log x. जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, फाइनली you will get dy by dx as x par x into 1 plus log x. और जैसे ही हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, we will get the critical value, critical point, that is x equals to e power minus 1, that is option B. Now passing on to the next question, that is question number 10. कहता है the solution for the given differential equation. अगर आप ध्यान दो, इसका आंसर आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो. कैसे? by changing this situation to exponential situation. तो dy by dx turns out to be e power 3x plus 4y, which can be written as e power 3x into e power 4y. अब आप यहां से इजीली वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो. जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, योर आंसर मैचेस विद ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और आपको फिजिबल रीजन दिया हुआ है, एंड दैट टू इज बाउंडेड रीजन. बाउंडेड रीजन है, तो कहते हैं कौन सी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है. तो एक काम यहां पे हम करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे इन सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें कहां दिया हुआ है, से ये रहा, दैट इज z इक्वल्स टू x प्लस 2y. इन कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियरली नजर आ जाएगा, योर आंसर मैचेस विद ऑप्शन A. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the order and the degree of the differential equation which is given on the screen is. क्लियरली नजर आ रहा है, दो बार डिफरेंशिएट करा हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज 2, एंड जैसे ही आप ये स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर जो आएगी दैट इज 2, तो डिग्री इज 2. तो ऑर्डर एंड डिग्री दे आर 2 and 2. आंसर मैचेस विद ऑप्शन ए. पासिंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट f dash x equals to this, f of 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, देन फंक्शन आपसे पूछा हुआ है. इन ऑर्डर टू फाइंड फंक्शन फ्रॉम दिस कंडीशन, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, एंड जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो f of x आ जाएगा हमारे पास 3 into x square, that is x cube by 3. ये बन जाएगा 6x, which is 6x square by 2, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए x पावर माइनस 3, तो दैट इज 4, और साथ में आ जाएगा नीचे माइनस 2, और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c. अब c फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस कंडीशन, x को 1 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 0, x को 1 पुट करेंगे तो c टर्न्स आउट टू बी -11, तो आंसर मैचेस विद ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, कहता इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज टू बी maximized under the following constraints. Constraints हमारे को given है. The solution of the given LPP lies in the shaded unbounded region. Options आगे की आपके सामने पड़ी हुई है. तो let's see. अगर आप ध्यान दो, देखो पूछा किसके बारे में हुआ है, कहता lies in triangle. जो maximum solution है that lies in triangle AOB does not exist, lies in the combined region of triangle AOB and unbounded shaded region. अगर आप ध्यान दो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन ये लाइन के नीचे की तरफ, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन इस लाइन के ऊपर की तरफ, एंड ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई दे बोथ आर पॉजिटिव, इट मींस हमें रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था. तो सबको सेटिस्फाई करता हुआ कोई भी कॉमन रीजन हमारे पास नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर मैचेस विद ऑप्शन सी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट,
That is question number 15. The area of the region bounded by the curve y square equal to x between x equal to 0 and x equal to 1 is, तो y square equal to x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, that turns out to be a parabola opening righted with vertex at origin. X equal to 0 will be y-axis and x equal to 1 will be a line parallel to y-axis. We need to find this area. In order to find this area, we will integrate किसको? एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, जिसकी विड्थ हम dx कंसिडर करेंगे, लेंथ y dx, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, फ्रॉम 0 टू 1. ये एरिया आया फर्स्ट क्वाड्रेंट का. जैसे इसका ट्वाइस करोगे यू विल गेट द फाइनल शेडेड एरिया, और y की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से कर्व से, तो y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट x, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं तो x इज पॉजिटिव. तो ये आ गया जी हमारे पास ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट x dx. अब आप इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर, एंड आंसर मैचेस विद ऑप्शन बी. नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 16. The integration of this is equals to, indefinite integration का क्वेश्चन है. आंसर किससे मैच करेगा? ऑप्शन सी. ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने मार्क करा भी हुआ था यहाँ पे. तो कैसे प्रोसीड करना है, लेट्स सी. इंटीग्रेशन, क्योंकि e रेज टू पावर x है तो माइनस राइट करता है e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव. तो फॉर दैट वी विल राइट e रेज टू पावर x, सेम x प्लस 6 जैसा फंक्शन ऊपर क्रिएट करेंगे by adding 1 and subtracting 1. तो जैसे 1 ऐड करा 1 plus 5 you will get 6 and minus 1, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्टली इन द स्टैंडर्ड फॉर्म e raised to power x into फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, एंड फाइनली आंसर मैचेस विद ऑप्शन सी. Now the next is question number 17. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A दिया हुआ है एंड लैम्डा की वैल्यूज दी हुई है वेरिंग फ्रॉम -2 to 1. देन द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है. क्यों? लेट्स सी. आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स वेक्टर A, तो मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A अगर मैं सेपरेट करूंगा तो आई विल गेट दिस वैल्यू एज 5, और मॉड लैम्डा की वैल्यूज, बिकॉज लैम्डा इज वेरिंग फ्रॉम -2 to 1, तो मॉड लैम्डा विल वेरी फ्रॉम 0 to 2. तो लैम्डा की वैल्यूज, मॉड लैम्डा की वैल्यूज यहां से यहां तक वेरी कर रही हैं. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 5 टाइम्स मॉड लैम्डा विल वेरी फ्रॉम 0 to 10, और ऐसा कोई भी किसी भी ऑप्शन में हमारे पास नहीं था. नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में कहता अ मीटिंग विल बी हेल्ड ओनली इफ ऑल द 3 मेंबर्स आर प्रेजेंट. यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मीटिंग कब कंडक्ट होती है? जब तीनों के तीनों मेंबर्स प्रेजेंट होंगे. फाइनली आपके सामने ये डेटा गिवन है, और फाइनली आपसे पूछ लिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मीटिंग बीइंग कैंसल्ड. मीटिंग कैंसिल कब होगी? जब तीनों में से कोई भी एक या कोई दो या तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे. तो इतने केसेस में वर्क करने से बेटर है वी विल राइट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब मीटिंग हेल्ड होगी, और मीटिंग कब हेल्ड होगी? जब तीनों के तीनों वहां पे प्रेजेंट होंगे. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ध्यान से आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी दैट मेंबर डज नॉट टर्न अप इज 0.1. तो अगर मीटिंग हेल्ड होगी तो ए तो प्रेजेंट होगा. ए के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.10 दैट इज 0.9, एंड बी प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20. तो बी के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, एंड सी प्रेजेंट नहीं होगा की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो सी के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.05 0.95. जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे योर आंसर मैचेस विद ऑप्शन, लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन बी. Passing on to the next question, that is basically 19th and 20th question. They are assertion and reason type questions. So the very first is assertion A.
कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल स्क्वायर इज 256, बी का मैग्नीट्यूड 8 है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2। लेट्स सी वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू, होल स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, दिस इज 256। अब जैसे ही आप ये दोनों क्वांटिटीज दोनों में से कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू डालोगे तो ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 2। इट मींस दिस असर्शन इज ट्रू। और अगर आप रीजन की तरफ ध्यान दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज दिस, बिल्कुल ठीक है। ए डॉट बी इसी के बराबर होता है, तो हमने इन्हीं कंडीशंस का यूज करके ही असर्शन ए की करेक्टनेस चेक करी। तो इट मींस रीजन इज आल्सो ट्रू एंड इन फैक्ट रीजन इज correct explanation of assertion, so answer matches with option A. Now the 20th is let f of x equal to e power x, g of x log x है, function f plus g of x equal to e power x plus log x, domain of f plus g is real। यहां हो गई गड़बड़, क्यों? log x की जो डोमेन है वो रियल्स नहीं होती, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मेरे ख्याल से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है जहां लिखा हुआ है assertion is false and reason is true, और इसके अलावा ऑप्शन हो नहीं सकती, तो आंसर मैचेस विद डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, 2 मार्कर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, ए वेक्टर बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड सच दैट ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो। तो मैं सबसे पहले आपको आंसर बता देता हूं, आंसर टर्न्स आउट टू बी सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, a एंड b आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a एंड b, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ c ऑन ba, दिस इज से ba एंड से दिस इज पॉइंट b। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ढूंढना है ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, बी ए को प्रोड्यूस करा सच दैट बीसी लेंथ जो है वो थ्राइस ऑफ बी ए हो जाए। तो सी जो होगा वो यहां कहीं पे होगा सच दैट ये जो लेंथ है बीसी किसके बराबर हो जाए, इस लेंथ का थ्राइस। इफ दिस लेंथ इज एक्स तो ये लेंथ आ जाएगी 3x। अब अगर आप ध्यान दो तो ये लेंथ आपके पास मिल जाएगी, दैट टर्न्स आउट टू बी 2x। तो इनफैक्ट ए पॉइंट जो है वो बीसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। तो जैसे आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट द आंसर। 21st में चॉइस थी, तो बी पार्ट पे आते हैं। वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू द 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज दिस यूनिट्स, देन फाइंड वेक्टर आर। तो अगर वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड है तो मैं मान लेता हूं एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस भी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ वो भी अल्फा एंड जेड एक्सिस का वो भी अल्फा। तो डायरेक्शन एंगल भी मिल गए तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, इनफैक्ट कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, और इनमें रिलेशन है इन सबके स्क्वायर्स का सम जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा एज +-1/√3। तो अगर हम वेक्टर लिखें तो वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1/√3 टाइम्स आई कैप, ऑफ कोर्स प्लस माइनस चलेगा, +1/√3 टाइम्स जे कैप एंड +1/√3 टाइम्स के कैप। बट हमें वेक्टर चाहिए ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच यूनिट्स, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट टर्न्स आउट टू बी 1। तो प्लस माइनस ऑलरेडी था बाहर, तो मैग्नीट्यूड चाहिए 5√3, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5√3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कैन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डोमेन मतलब x की वैल्यूज, साइन इनवर्स जो है इसकी जो इनपुट है विल वेरी फ्रॉम -1 to 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर विल वेरी फ्रॉम -1 to 1 अगेन। तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा
x will vary from -1 to 1. Find the interval in which this is always increasing. Always increasing. Increasing के लिए intervals find करने के लिए we will first find its derivative. Derivative बहुत आसान है. f dash x turns out to be 1 minus 1 by x है. जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास -1 0 1. और जैसे ही आप इन इंटरवल्स पे डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे तो इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज आ जाएंगे -इंफिनिटी से -1 एंड 1 to infinity. Now passing on to the next question. 24th में भी अगेन चॉइस है, तो एक फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. कहता है डिफरेंशिएट करना है आपको दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर x ग्रेटर देन 0. तो एक काम करते हैं, वी विल एज्यूम दिस एज u और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं v. तो इट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, मींस वी नीड टू फाइंड du बाय dv. और ये कैसे आएगा? बिकॉज u एंड v दे बोथ आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x. तो we will find du by dx and dv by dx. और ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी 1 by 2 into root of e raised to power root of 2x. This will be our final answer. Now its b part is x power y is equal to y power x. You have to find dy by dx. Variable per variable, so we will take log on both sides, so you will get y log x equals to x log y. अब जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे ऑन बोथ साइड्स, ध्यान रहे आपको dy by dx वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाके कॉमन लेनी है. तो ध्यान से फाइनली आंसर टर्न्स आउट टू बी dy by dx इक्वल्स टू x log y minus y into y divided by y log x minus x into x. This is the final answer. Now the next question is find the angle at which the given lines are inclined to each other. Lines की इक्वेशन हमारे को गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में. तो ध्यान रहे एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला है आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ऑफ a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. तो where a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है? a1 b1 c1 are direction ratios of the given line. a2 b2 c2 वो भी क्या है? direction ratios of the given line. लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a1 रेशियो b1 रेशियो c1 है हमारे पास 2 रेशियो 1 रेशियो -3. एंड सिमिलरली दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 c2, दे आर 3 रेशियो 2 रेशियो -1. जैसे ही आप ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करो यू विल गेट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. एंड फाइनली आंसर टर्न्स आउट टू बी cos इनवर्स ऑफ 11 by 40. नाउ द नेक्स्ट इज तो सिंपल सा क्वेश्चन है 26. कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी एंड फाइनली x की वैल्यूज आती है -14 और -2. कहते फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. तो आंसर मैं सबसे पहले इसका बता देता हूं आपको. 27th का ए पार्ट आंसर टर्न्स आउट टू बी 7 यूनिट्स. इनफैक्ट जब भी हम बात करते हैं पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से इन 3D हमारे को वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट याद होता है. डिस्टेंस d विल बी इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर, मॉड ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. अब मैं आपको बता दूं a1 a2 वेक्टर एंड b वेक्टर ये क्या वेक्टर्स हैं और कैसे आएंगे. सबसे पहले तो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. तो पॉइंट P के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, लेट अस एज्यूम दैट एज a1 वेक्टर. तो दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप. लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है. इट मींस पॉइंट ऑन द लाइन से
Q हम नेम दे देते हैं, पॉइंट ऑन द लाइन इज -5, -3 एंड 6 एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज 1:4:-9, तो A2 वेक्टर A2 वेक्टर Q पॉइंट ऑन द लाइन है, तो A2 वेक्टर आ गया -5 I कैप, -3 J कैप प्लस 6 K कैप। और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से यू विल गेट अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन विच इज B वेक्टर, से I कैप प्लस 4 J कैप एंड -9 K कैप। तो A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, B वेक्टर है। जैसे ही आप इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यू विल गेट आंसर है 7 यूनिट्स। नाउ चॉइस पार्ट इज कि द लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C बी गिवन है आपके पास रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। ओके, तो सबसे पहले तो अगर लाइन B एंड C पॉइंट से पास कर रही है, सॉरी पैरेलल टू B एंड C, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू से B एंड C, हाँ जी। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमारे को इक्वेशन लिखनी है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगी R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, वेयर A वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, दैट इज A का पोजीशन वेक्टर है 3I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर लाइन के। पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा अगर मैं B एंड C को ज्वाइन करूंगा, तो BC वेक्टर हम निकाल सकते हैं, दैट विल गिव यू वेक्टर B। BC वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, एंड फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी लैम्डा टाइम्स 3J कैप प्लस 4K कैप। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब साथ में हमारे को कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछी हुई है सेम लाइन की। तो लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट A, तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस x1, वेयर x1 इज पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो 3, -1, साथ में आ जाएगा -2। तो x माइनस 3 अपॉन A इज इक्वल्स टू y माइनस -1 by B इज इक्वल्स टू Z माइनस -2 by C, where A, B, C जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी, दे आर बेसिकली द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज हमारे को मिल जाएंगी कैसे? लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन वो इसके पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी था 3J कैप प्लस 4K कैप, तो डायरेक्शन रेशियोज विल बी 0:3:4, तो 0:3:4। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। 28 में कहते हैं कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर गिवन। तो मिनिमाइज करने के लिए हमारे को चाहिए फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के लिए वी विल ड्रॉ इट्स ग्राफ। पहली इनइक्वालिटी थी हमारे पास 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 1000, एंड सेकेंड इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800। बट इसको प्लॉट करने से पहले हम लोग रीजन चेक कर लेते हैं। 0, 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। इस इनइक्वालिटी को हम जैसे ही प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हाँ जी, इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन
रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एंड ऑफ कोर्स फाइनली जो है x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इट मीन्स रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फिजिबल रीजन विल बी दिस. एंड इन फैक्ट दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड रीजन, जिसके कॉर्नर पॉइंट हैं this one and this one. Let these be say A, B and C. In fact B point जैसे ही आप simultaneously इन लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो you will get this point as 400, 200. इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जैसे ही आप वैल्यू निकालोगे तो you will get to know that at point 800, 0 ऑब्जेक्टिव फंक्शन z equals to x plus 4y, इसकी मिनिमम वैल्यू आती है 800, और बाकी दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू रहेगी मैक्सिमम. एक पे आती है 1200 और एक पे आ जाएगी आपके पास 4000. तो ध्यान से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 800 आ रही है बट फिजिबल रीजन था अनबाउंडेड, तो इसलिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे दैट x प्लस 4y की वैल्यू क्या 800 से फर्दर छोटी तो नहीं होती. और जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करते तो ये इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप की बन जाती, जिसका फिजिबल रीजन के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं था. क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं था, दैट्स व्हाई वी क्लेम्ड इट्स मिनिमम वैल्यू टू बी 800. और किस पॉइंट पे आई? 800, 0 पे. नाउ लेट्स पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 29th, इसमें भी चॉइस है. कहता है अ स्टूडेंट वांट्स टू पेयर अप नेचुरल नंबर्स इन सच अ वे दैट दे सेटिस्फाई द इक्वेशन this where x and y they both are naturals. Find the domain and range of the relation, and further हमें चेक करना है whether that relation is reflexive, symmetric or transitive or not. Let's see. सबसे पहले रिलेशन को लिख लेते हैं. एंट्रीज आ जाएंगी इसकी. जैसे ही आप x को 1 रखोगे तो y turns out to be 39, तो 1, 39. इस वे में प्रिंट चेक करते जाओगे तो ऑर्डर पेयर्स आते जाएंगे 2, 37. नेक्स्ट आ जाएगा 3, 35 and so on. You will get 19, 2 and 20, 1. रिलेशन आपके सामने है. तो इसके बाद आपको डोमेन चाहिए. डोमेन होगी इसकी सेट कंटेनिंग ऑल द फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर. दे आर 1, 2, 3 so on up to 19 and 20. नेक्स्ट रेंज भी पूछी है हमसे. रेंज इज सेट कंटेनिंग ऑल द सेकेंड एंट्रीज ऑफ दीज ऑर्डर 39, 37, 35 and so on 2 and 1. डोमेन एंड रेंज हो गई. नेक्स्ट कहता है चेक इफ द रिलेशन दस फॉर्म्ड इज रिफ्लेक्सिव. क्लियरली नजर आ रहा है इस पूरे रिलेशन में 1, 1 जैसा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमेट्री की अगर हम बात करें तो अगर आप ध्यान दो 1, 39 है बट 39, 1 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है. दैट्स व्हाई रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है. ट्रांजिटिव पे चलते हैं. ट्रांजिटिव, इन ऑर्डर टू चेक ट्रांजिटिविटी, लेट्स सी. अगर आप ध्यान दो 1, 39 और इस टाइप के ऑर्डर में, हाँ लेट्स सी. देखो 20, 1 is present in the relation, 1, 39 is present in the relation, but 20, 39 जैसा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है. That's why this relation is not a transitive relation. कहता है hence whether it is an equivalence relation or not. क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो it means it's not an equivalence relation. Now passing on to next. हाँ, B part 29 का कहता है show that the function from naturals to naturals, of course where any set of natural numbers given by this is a bijection. Bijection means you have to prove whether this is 1, 1 as well as on 2. दोनों ही आपको प्रूव करने थे. 1, 1 प्रूव करने के लिए we will use definition. Definition means f of x1 equals to f of x2 implies x1 equals to x2. In order to apply this definition, of course हम इसको 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे. पहला पार्ट, both x1 and x2 are even. Second, both x1 and x2 कैसे हो सकते हैं? Are odd. And third is x1 is odd and x2 is even, and vice versa.
x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। इन चारों केसेस में हम वर्किंग करके दिखाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा डेफिनेशन लगा के दैट दिस गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब सेकंड पार्ट आता है इसका, ऑन टू कैसे प्रूव करें। ऑन टू के लिए वी विल अप्लाई दी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी y belonging to codomain that is set of naturals, there exist x belonging to domain that is set of naturals such that f of x is equals to y। मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है, हमें हर y जो कोडोमेन में प्रेजेंट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग कम से कम एक x ढूंढ के दिखाना है और फर्दर ये शो करना है वो x डोमेन में लाई करता है और फाइनली ये भी शो करना पड़ेगा दैट f ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू y। ये तीन स्टेप्स अगर आप अप्लाई करते हो तो इट मींस ये प्रूव हो जाएगा दैट फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। और इनफैक्ट ये दोनों ही प्रूव हो जाते हैं तो ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप x को पुट कर दो साइन थीटा, तो जैसे ही साइन थीटा पुट करोगे ये बन जाएगा आपके पास साइन 3 थीटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट y इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x, जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आपके पास आ जाएगा 3 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now the next B part is कहते हैं differentiate y to cos inverse of this with respect to x, x belonging to 0 to 1। इसको differentiate करना है तो we will put x equals to tan theta। जैसे हमने tan theta पुट करा ये बन जाएगा हमारे पास cos 2 theta। तो y turns out to be cos inverse of cos 2 theta which is 2 theta and theta turns out to be 2 tan inverse x। So dy by dx in this case turns out to be 2 upon 1 plus x square। Now passing on to the next, that is question number 31। कहते हैं bag A contains 4 white and 5 black balls, bag 2 contains 6 white and 7 black balls, a ball drawn randomly from bag 1 is transferred to bag 2 and then a ball is drawn randomly from bag 2, find the probability that the ball drawn is white। तो bag A और I can say bag 1 इसमें है 4 white 5 black, bag 2 में 6 white 7 black। एक्सपेरिमेंट में था एक बॉल ड्रॉ करी रेंडमली फ्रॉम बैग 1 इज ट्रांसफर्ड टू बैग 2, तो E1 पार्टीशन आ गई, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए और यू कैन से बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 इज व्हाइट, E2 आ जाएगा बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 इज ब्लैक। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और इवेंट ए हम डिफाइन कर देते हैं। कहता प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट जो हमने सेकंड बैग से बॉल निकाली वो व्हाइट है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज व्हाइट। तो यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 and of course probability of E1। white ball पहले बैग 1 से निकालने की probability है 4/9, probability of E2 black ball निकालने की probability है 5/9, probability of A given E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 की वैल्यू आती है आपके पास जब हमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी तो यहां हो जाएंगी 7 व्हाइट एंड 7 ब्लैक, तो इस कंडीशन के अंदर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/14। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ए गिवन E2 मतलब हम यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी तो इधर हो जाएंगी 8 ब्लैक 6 व्हाइट और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 6/14। अब जैसे ही आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 29/63। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज सेक्शन डी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन। तो 32 में भी चॉइस है, कहता सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे अगर आप इसकी डिग्री ऑब्जर्व करोगे तो डिग्री इज 3,
इधर डिग्री 3, इधर यहाँ भी डिग्री 3 है, तो हर टर्म की डिग्री 3 है, तो एक इंट्यूटिव आइडिया मिलता था क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो इन दैट केस वी विल फाइंड dy by dx। तो dy by dx जैसे ही आप इवेलुएट करोगे दैट टर्न्स आउट टू बी x स्क्वायर y by x क्यूब प्लस y क्यूब। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब, तो वी विल गेट y by x अपॉन 1 प्लस y by x का होल क्यूब। बिल्कुल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब जैसे ही आप y by x को t पुट करके फर्दर प्रोसीड करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज x क्यूब बाय 3y क्यूब इक्वल्स टू log ऑफ mod y प्लस c। Now passing on to the second part जो चॉइस में गिवन था, कहता solve the differential equation which is given subject to initial condition y of 0 is equals to 0। सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड करा, dy by dx 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियरली नजर आता है दिस इज ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to py equals to q where p and q they are functions in terms of x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये जैसे ही हम इवेलुएट करते हैं आंसर टर्न्स आउट टू बी 1 प्लस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस 2x इंटू वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ऑफ कोर्स जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास बन गई d बाई dx ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से c इन्वॉल्व होगा। c निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन है जैसे ही हम x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो फ्रॉम देयर फाइनल आंसर हमारे पास आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 4x क्यूब बाई 3 प्लस 4x प्लस 5 बाई 5। Now the next question is 33rd, कहता है using integration find the area of the ellipse bounded between the lines x equal to minus a by 2 to x equals to a by 2। This ellipse is the ellipse whose major axis is along x axis। Vertices are a comma 0 minus a comma 0 and we have to find the area bounded between the lines x equal to minus a by 2, x equal to minus a by 2, line parallel to y axis and x equals to a by 2। ये एरिया हमारे को निकालना है and we know since the ellipse is symmetric about x axis as well as y axis, so we will find the area in the first quadrant। So we will consider the strip vertical जिसकी width dx और लेंथ है y। तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज y dx। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू a by 2, 0 टू a by 2 और इसका करेंगे 4 टाइम्स बिकॉज ये सारे इक्वल हैं इंटू 4। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट ध्यान से y की वैल्यू कहां से निकालनी थी, फ्रॉम दिस इक्वेशन we will get the value of y in terms of x, y square by b square is equals to 1 minus x square by a square। So y square will be equals to b square by a square into a square minus x square। So finally y turns out to be b by a root of a square minus x square। पॉजिटिव कंसीडर करा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं उनमें y पॉजिटिव ही रहेगा। तो y की वैल्यू जैसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करोगे integration from 0 to a by 2 root of a square minus x square dx। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे you will get the final answer and answer turns out to be pi by 4 answer turns out to be ab into root 3 by 2 plus pi by 3 square units। This will be the final answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें अगेन चॉइस गिवन थी, कहता फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रैशनल फंक्शन है, लीनियर फैक्टर की पावर है और साथ में लीनियर है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। जैसे ही आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है 3/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी। सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी की वैल्यूज रखोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स करोगे, यू विल गेट दिस एज द फाइनल आंसर। Now the next is the choice B part, evaluate this integral। तो इसको evaluate करने के लिए I will consider this as integral I। तो definite integral का क्वेश्चन है, I will apply the property, I will replace x by pi by 2 minus x। तो ये हमारे पास बन गया 0 से pi by 2, pi by 2 minus x upon sin of pi by 2 minus x is cos x and cos of 90 minus x is sin x dx। तो जैसे मैं इन दोनों को अब ऐड करूंगा तो I will get 2i equals to, ये x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो we will get pi by 2, 0 से pi by 2, 1 by cos x plus sin x। अब इसको फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, I will multiply this expression by √2 and divide this expression by √2 और इस ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को मैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos में कन्वर्ट करूंगा तो I will get the 1 upon cos which is secant। secant की इंटीग्रेशन आप सबको आती है, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 4 √2 इंटू लॉग ऑफ मॉड √2 प्लस 1 अपॉन √2 minus 1। Now the next one is 35th। So show that the line passing through the points A and B intersect the line joining points C and D। तो सबसे पहले line passing through AB हम लिख लेते हैं, of course कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो we will get, I will consider this point। तो x minus 0 upon A is equals to y minus 1 that is y plus 1 by B, z minus 1 z plus 1 by C where A, B, C are the direction ratios of the line। वो हमें कैसे मिलेंगी, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 that is basically 4 and 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। and similarly we can write line CD। इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x minus 3 by A is equals to y minus 9 by B is equals to z minus 4 by C। ABC लिखने के लिए x2 minus x1 करेंगे तो -7, y2 minus y1 करेंगे तो -5 and z2 minus z1 करेंगे तो ये रहेगा 0। From these two equations we can consider any point on these lines, let these be equals to lambda and these be equals to mu। Any point on line AB turns out to be 4 lambda, 6 lambda minus 1, 2 lambda minus 1। Any point on line CD turns out to be in terms of mu that is -7 mu plus 3, -5 mu plus 9 and 0 mu plus 4। हमारा इंटरेस्ट किस में था, हमारा इंटरेस्ट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो वी विल डेफिनेटली गेट सम रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एज वेल एज म्यू, जो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए कैसे होंगे, जिनके करस्पॉन्डिंग इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो, वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो, जेड कोऑर्डिनेट भी बराबर हो। तो जैसे ही आप जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 5/2 एंड जैसे ही आप इनके एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो आपके पास म्यू भी एक रियल आ जाएगा, बट यू हैव टू वेरीफाई देन फ्रॉम द वाई कोऑर्डिनेट्स और आपको रियल लैम्डा एंड म्यू मिल जाएंगे।
जिसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, सेम। एंड फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टर्न्स आउट टू बी 10, 14 एंड 4। तो डेफिनेटली लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। एंड नाउ फाइनली सेक्शन ई विच इज केस स्टडी। तो केस स्टडी आपके सामने है, कहता है लेडर ऑफ फिक्स्ड लेंथ h is to be placed along the wall such that it is free to move along the height of the wall. Based upon the above information, answer the following questions. Okay, let's see. The very first question is express distance y between the wall and the foot of the ladder. तो ये wall है, ये ladder है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है h। आगे प्रोसीड करते हैं। डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर, ये डिस्टेंस है y एंड फुट ऑफ द लेडर के बीच में डिस्टेंस x है। इन टर्म्स ऑफ h, हाइट x ऑन द वॉल, ये हाइट दी हुई है आपको x। तो आपको एक्सप्रेस करना है डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर इन टर्म्स ऑफ h एंड x। तो y को इन टर्म्स ऑफ h एंड x रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल अप्लाई द राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम। तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो y को लिखना है तो y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई रूट ऑफ दिस, आ गया y in terms of h and x. Also write an expression in terms of h and x for the area of the right angle triangle जो हमारे को केस स्टडी में दिख रही है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो एरिया a will be equals to half into base that is y into x. बट एरिया हमारे को लिखना है in terms of h and x। तो y की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x into y की वैल्यू है h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया इन टर्म्स ऑफ h एंड x। नाउ पासिंग ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑन द वॉल x एंड फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। डेरिवेटिव आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फंक्शन जो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। जैसे ही आप उसको 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू h by root 2. Now the next is part 3. Show that the area A of the right triangle is maximum at the critical point. Critical point अभी हमने previous part में find करा x equals to h by root 2. तो ये आप easily check कर सकते हो with the double derivative test. Choice वाले part पे आते हैं। If the foot of the ladder whose length is 5, okay. लेडर की लेंथ 5 मीटर्स है, is being pulled towards the wall such that the rate of decrease of distance y is 2 meter per second. It means ये डिस्टेंस y है। ओके, तो dy by dt we are given that is minus 2 meters per second because ये फुट जो है ये towards the wall जा रहा है, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होगा। Then at what rate the height on the wall x is increasing? ये हाइट x है, तो we need to find dx by dt. In order to find this using this condition, हमें x और y में रिलेशन चाहिए, वो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली लिख सकते हो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। जैसे ही आप इस कंडीशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, dx by dt आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली आंसर टर्न्स आउट टू बी इसका आंसर आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 3/2 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ केस स्टडी 2, कहता अ शॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स sells smartphones of only 3 reputed companies A, B and C because chances of their manufacturing a defective smartphone are only 5%, 4% and 2% respectively. In his inventory, he has 25 smartphones from company A, 35 from company B and 40% smartphones from company C. A person buys a smartphone from this shop. So इस पैराग्राफ पे बेस्ड आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो
जो कस्टमर ने फोन बाय करा होगा वो होगा या तो मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी। एंड ए इवेंट हम डिफाइन कर देते हैं, जो स्मार्टफोन सिलेक्ट करा वो कैसा था, डिफेक्टिव। So we have to find probability of A. So using law of total probability, you can find the answer. So result है probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus E3 probability of E3 into probability of A given E3। तो इस रिजल्ट में जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0345। एंड नाउ पासिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव स्मार्टफोन वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। तो कंपनी बी से मैन्युफैक्चर हुआ, इट मींस वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हाँ जी, we have to find probability of E2 given that A has occurred। वो स्मार्टफोन डिफेक्टिव था। तो ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग बेस थ्योरम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये सारी प्रोबेबिलिटीज का ऐसी तीन प्रोबेबिलिटीज का सम, विच इज 0.0345 सॉरी। अब वैल्यूज भी हम बता देते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड यू ऑल्सो नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E3। तो अगर आप केस स्टडी पे वापस चलो, हाँ जी, shop selling electronic item sells smartphones of only 3 reputed companies A, B and C because chances of their manufacturing effective smartphones are only this respectively. In his inventory, he has 25% smartphones from company A. So it means probability of E1 आ गई 25/100। अब क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी है, इनफैक्ट अगर नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एडिट है, आप वहां से डेटा चेक कर सकते हो। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास आ जाएगी 35/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है 40/100। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 डिफेक्टिव है, गिवन दैट वो कंपनी A से मैन्युफैक्चर्ड है, इज 5% विच इज 5/100। ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/100 और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 है 2/100। जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 28/69। Now passing on to the finally last question, which is case study 3. Three students Neha, Rani and Sam go to a market to purchase stationery items. Neha buys 4 pens, 3 notepads, 2 erasers and pays ₹60। तो पेन्स, नोटपैड एंड इरेजर की बात हो रही है, तो हम नंबर ऑफ पेन्स को मान लेते हैं, नंबर ऑफ पेन्स B से X एंड नंबर ऑफ नोटपैड्स से Y एंड नंबर ऑफ इरेजर्स से Z। तो नेहा की बात करें, 4 पेन्स मीन्स 4X प्लस 3 नोटपैड मीन्स 3Y एंड 2 इरेजर्स से 2Z। इसके लिए कितना पे करा, ₹60, तो इक्वल्स टू 60। एंड रानी बाइज 2 पेन्स से, तो अमाउंट हो गई 2X और 4 नोटपैड के लिए अमाउंट हो गई आपके पास 4Y एंड 6 इरेजर्स के लिए अमाउंट हो गई 6Y। टोटल पे करा 90। सैम पेज ₹70 फॉर 6 पेन्स, तो 8 पेन की कॉस्ट X, तो 6 पेन्स की 6X प्लस 2Y प्लस 3Z इक्वल्स टू अमाउंट आ गई 70। तो ये बन गई हमारे पास 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। तो इक्वेशंस सेटअप हो चुकी हैं हमारे पास, आगे चलते हैं। Form the equations required to solve the problem of finding
the price of each item and express it in the matrix form ax equals to b. Equations हम already form कर चुके हैं, where x is the price of one pen, y is the price of one notepad and z is the price of one eraser. तो तीन इक्वेशंस हमारे पास सेट हो चुकी हैं. ax equal to b फॉर्म में लाना है, तो मैट्रिक्स a टर्न्स आउट टू बी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट रो में आ जाएगा 4 3 2. फोर थ्री टू. सेकेंड रो में आ जाएंगे 2 4 6 एंड थर्ड रो में आ जाएगा 6 2 एंड 3. वेयर एक्स मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y and z and b matrix is matrix of constants 60 90 and 70. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर रेडी है. ax इक्वल टू बी फॉर्म में भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड पार्ट पे आते हैं. फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टर्न्स आउट टू बी 50. क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो क्वांटिटी है तो यस ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट जिसमें चॉइस है, कहता फाइंड ए इनवर्स इफ पॉसिबल. ए इनवर्स आप फाइंड करोगे यूजिंग द रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एंड एडजॉइंट ए आप कैसे फाइंड करते हो? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर्स आपको निकालने आते हैं, तो फाइनली ए इनवर्स आपके पास आ जाता है 1/50 into matrix which is adjoint matrix 0 -5 10 and 30 0 -20 and 10. फाइनली सेकंड पार्ट पे चॉइस में जो गिवन था, फाइंड a स्क्वायर माइनस 8i. ए मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी है, यू कैन फाइंड ए स्क्वायर. कैसे? a इंटू मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी आपको आती है, यू कैन इजीली फाइंड ए स्क्वायर. 8 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स कंटेनिंग एंट्रीज 26 28 32 52 26 46 46 32 and 25. So this आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स भी पता चल गए और मैंने बहुत छोटे छोटे से हिंट्स दिए और कुछ में थोड़े थोड़े से स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर दिए कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना था पेपर में. आई होप you enjoyed this video. Do share it with your friends.